मॉर्निंग एवरीवन। तो कैसे हो आप सभी। मैं साक्षी अत्री आपका स्वागत करती हूँ मेरे प्यारे से परिवार @mission.upsi.with.sakshi में। जैसा कि आप सभी को पता है, मैं आपको यूपीएसआई की पीवाईक्यू सीरीज़ करा रही हूँ। आज मैं आपको इसमें हिंदी कराऊंगी। हिंदी में मैं आपको 12 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट को करा रही हूँ। फर्स्ट शिफ्ट मैंने ऑलरेडी करा दी है और जीएस की भी मैंने आपकी वीडियो करा दी है। तो आप पहले उन वीडियो को जाकर करें, फिर आकर ये वाली वीडियो करें। थैंक यू। तो चलिए चलते हैं अपनी वीडियो पर। पहला हमारा क्वेश्चन है, इनमें से कौन सी बोली राजस्थानी की बोली नहीं है। यानी कि आपको 4 बोली दी गई हैं। कौन कौन सी? मारवाड़ी, मालवी, मेवाती या बुंदेली। तो कौन सी नहीं है इनमें से? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बुंदेली। ठीक है, बुंदेली बोली क्या है? आपकी राजस्थानी बोली नहीं है, बल्कि ये कौन सी पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत आती है। बुंदेली किसके अंतर्गत आती है? पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत। ठीक है, राजस्थानी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। राजस्थानी भाषा सौरसेनी अपभ्रंश के अंतर्गत आती है। और कितने भागों में से बांटा गया है? 4 भागों में। कौन कौन से? पूर्वी राजस्थानी, पश्चिमी राजस्थानी, उत्तरी राजस्थानी और दक्षिणी राजस्थानी। ठीक है, पूर्वी, पश्चिमी, उत्तरी और दक्षिणी। पूर्वी होती है जयपुरी, पश्चिमी होती है मारवाड़ी और उत्तरी होती है मेवाती और दक्षिणी कौन सी होती है आपकी? मालवी। तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है, प्रेमचंद्र के अपूर्ण उपन्यास का नाम क्या है। जो मुंशी प्रेमचंद है उनका जो अपूर्ण उपन्यास है उसका नाम क्या है? तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, यानी कि मंगलसूत्र। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा भी जाता है। ठीक है, तो कौन सा हो जाएगा? मंगलसूत्र। अगर हम प्रेमचंद्र के अन्य उपन्यास को देखें तो कौन कौन से हो जाएंगे? रंगभूमि, सेवा सदन, गबन, गोदान, कर्मभूमि। ये सभी क्या है? इनके अन्य उपन्यास हैं। ठीक है, जिनमें से आपको याद बहुत ज़्यादा रखना पड़ेगा। गोदान को भी, गबन को भी, सेवा सदन को, कर्मभूमि भी पूछा जाता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सर्वनाम के भेद इनमें से कौन से नहीं है। यानी कि जो सर्वनाम के आपको भेद दिया गया है नीचे, तो इनमें से कौन सा ऐसा है जो इसका भेद नहीं है। पहला है गुणवाचक, दूसरा प्रश्नवाचक, तीसरा संबंधवाचक, चौथा है निजवाचक। तो कौन सा नहीं है? ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। क्योंकि सर्वनाम के कौन कौन से भेद होते हैं? सर्वनाम के 6 भेद होते हैं। और कौन कौन से होते हैं? पुरुषवाचक, निजवाचक, प्रश्नवाचक, निश्चयवाचक, अनिश्चयवाचक और संबंधवाचक। तो कितने भेद होते हैं? 6 भेद। आपको ये 6 भी याद रखने हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा तत्सम शब्द है। तत्सम और तद्भव, मैंने बताया था अगर तत्सम है तो संस्कृत का होगा, अगर संस्कृत से उद्भव होकर आया है तो वो कौन सा बन जाएगा? तद्भव हो जाएगा। ठीक है, इनमें से कौन सा होगा? स्थाई, केवड़ा, केतकी या फिर करेला। तो इसमें से तत्सम शब्द कौन सा बन जाएगा? ऑप्शन नंबर सी, यानी कि केतकी। केवड़ा क्या होता है? केवड़ा तथा करेला का तत्सम क्रमशः केवड़ा का तो क्या होगा? यानी कि कीविका। और इसका क्या बन जाएगा? कारुवेल। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा तत्सम शब्द आपका? केतकी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, रानी केतकी की कहानी किसकी प्रसिद्ध कहानी है। जो रानी केतकी की कहानी है वो किसकी प्रसिद्ध कहानी है? तो ऑप्शन दिखा देती हूँ। ऑप्शन नंबर ए, ईसा अल्लाह खां की, दूसरा है लल्लू लाल की, तीसरी माधव शप्रे की, चौथी सदासुख लाल की। तो रानी केतकी की कहानी किसकी है? ऑप्शन नंबर ए, ईसा अल्लाह खां की। ठीक है, बाबू श्याम सुंदर दास जी इसे हिंदी की पहली कहानी भी मानते हैं। किसको? रानी केतकी की कहानी को। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिश्रित और संयुक्त वाक्यों में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए किस विराम चिन्ह का प्रयोग किया जाता है। किसमें? मिश्रित और संयुक्त वाक्य में। किसका? योजक चिन्ह का, कोष्टक का, उपविराम का या फिर अर्धविराम का। तो किसका किया जाता है? कहीं पर भी हमें विरोध उत्पन्न करना होता है तो हम किसका यूज करते हैं? अर्धविराम का। क्योंकि पूर्ण विराम तो वाक्य के अंत में लगता है, तो अर्धविराम कहाँ पर आता है? किसी में विरोध का भाव प्रकट करने के लिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर।
यदि आपसे पूछे कि वक्ता अल्पविराम से अधिक ठहराव चाहे तो वहाँ पर कौन सा लगाते हैं हम? अर्धविराम, यानी कि उसके बीच में क्या ला रहा है? विरोध लेकर आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस पत्रिका का संपादन भारतेंदु ने नहीं किया है? नीचे आपको 4 दी गई हैं, बालबोधिनी, कवि वचन सुधा, हरीश चंद्र मैगजीन या फिर भारतेंदु। तो इनमें से कौन सी पत्रिका है जिसका संपादन भारतेंदु जी ने नहीं किया है? वो कौन सी आपकी? भारतेंदु। ठीक है, बालबोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन। बालबोधिनी, कवि वचन सुधा और हरिश्चंद्र मैगजीन, ये किसकी हैं? भारतेंदु। ठीक है, भारतेंदु जी की हैं। और समाचार पत्र के संपादन रामधारी राधाचरण गोस्वामी ने किया था। समाचार पत्र का संपादन किसने किया था? पंडित राधाचरण गोस्वामी ने किया था। ठीक है, और कौन सा? भारतेंदु समाचार का किसने किया था? पंडित राधाचरण गोस्वामी ने। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द सदैव एक वचन में प्रयुक्त होता है? आपको वचन बताना है। सहायता, पुस्तक, लड़का या पौधा, चारों में से कौन सा है जो केवल एक वचन में प्रयुक्त होता है? तो कौन सा ऑप्शन नंबर हो जाएगा आपका? सहायता, क्योंकि सहायता ऐसा शब्द है जो हमेशा एक वचन में यूज होगा। और पुस्तक, लड़का, पौधा, ये सभी क्या है? ये बहुवचन में प्रयोग होते हैं। ठीक है, जैसे कि पुस्तक का क्या बन जाएगा? पुस्तकें। लड़का का क्या बन जाएगा? लड़के। और पौधों का क्या बन जाएगा? पौधे। ठीक है, लेकिन आप सहायता का साहित्य थोड़ी नहीं बना सकते हो, तो इसलिए कौन सा हो जाएगा? एक वचन में सहायता। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, घास फूस में कौन सा समास है? आपको समास देखकर बताना है किसमें? घास फूस में। ऑप्शन दिखा देती हूँ। घास फूस में कौन सा समास है? पहला है अव्ययीभाव समास, दूसरा है द्वंद्व समास, तीसरा है द्विगु समास और चौथा है बहुब्रीहि समास। ठीक है, तो इसमें से कौन सा हो जाएगा आपका? घास फूस, यानी कि द्वंद्व समास। ठीक है, जिस सामासिक शब्द के दोनों पद क्या हो? प्रधान होते हैं और उनका विग्रह करने पर कौन सा शब्द आ जाए? योजक चिन्ह, या उससे अलग कौन कौन से? या और अथवा का प्रयोग हो तो वहां पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास होता है। ठीक है, जैसे घास और फूस, घास या फूस, तो और या अथवा या फिर योजक का चिन्ह हो तो वहां पर कौन सा होता है? द्वंद्व समास। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, शिक्षक संज्ञा का कौन सा प्रकार है? जो शिक्षक है वो संज्ञा का कौन सा प्रकार है? समूहवाचक संज्ञा है, जातिवाचक संज्ञा है, व्यक्तिवाचक है या फिर भाववाचक है? जो शिक्षक है वो कैसा है? एक जाति को बता रहा है, जैसे कि एक शिक्षक की जाति हो गई। ठीक है, तो शिक्षक की जाति को बताएगा तो क्या आ जाएगी? जातिवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से एक ही प्रकार के गुणधर्म रखने वाले वस्तु अथवा व्यक्तियों का बोध हो तो वहां पर कौन सी संज्ञा होती है? जातिवाचक संज्ञा होती है। ठीक है, जैसे संबंधी, व्यवसाय तथा पदों के नाम किस में आते हैं? जातिवाचक संज्ञा के अंतर्गत आते हैं। जैसे भाई हैं तो कितने भाई होंगे? बहुत सारे होंगे। बहन है, शिक्षक है, मंत्री है, प्रधानमंत्री है, ये सभी किस में आ जाएंगे? आपके एक जाति में। प्रधानमंत्री क्या होती है? एक जाति होती है। भाई सबका अपना अपना अलग देश का प्रधानमंत्री भी होगा, राष्ट्रपति भी होगा, तो ये क्या आती है? जाति आती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम किताब पढ़ता है, इस वाक्य में वाच्य का कौन सा प्रकार है? राम किताब पढ़ता है यानी कि खुद पढ़ रहा है, तो कर्मवाच्य है, भाववाच्य है, कृतवाच्य है या फिर इनमें से कोई नहीं? तो कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। ठीक है, कृतवाच्य क्रिया के उस रूपांतर को कहते हैं जिसमें क्या होता है? यह ज्ञात होता है कि वाक्य का उद्देश्य क्रिया का कर्ता है, यानी कि क्रिया का कौन है? कर्ता है। अर्थात दूसरे शब्दों में बोले तो क्या होगा? क्रिया में कर्ता की प्रधानता रहती है। जैसे बच्चा खेलता है, राम किताब पढ़ता है, तो ये सब क्या है? क्रिया में किसकी प्रधानता हो रही है? कर्ता की प्रधानता। तो कौन सा हो जाएगा? कृतवाच्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। गुलेरी जी द्वारा संपादित पत्र कौन सा था? गुलेरी जी ने एक पत्र लिखा था, वो कौन सा था संपादित पत्र? भारत मित्र था, नागरी नीरद था, माधुरी था या फिर समलोचक था? तो गुलेरी जी के द्वारा कौन सा था? समलोचक। ठीक है, भारत मित्र के संपादक कौन थे? रुद्रदत्त। भारत मित्र के कौन थे? रुद्रदत्त। रुद्रदत्त। मेरी राइटिंग को इग्नोर करना। और नागरी नीरद के कौन थे? बद्री नारायण चौधरी। नागरी नीरद के कौन थे? बद्री बद्री नारायण चौधरी। नारायण चौधरी। ठीक है,
और माधुरी के कौन थे? विष्णु नारायण भार्गव। ठीक है। एक है उदंत मार्तंड। उदंत मार्तंड बहुत पूछा जाता है, तो उसके कौन थे? पंडित जुगल किशोर शुक्र थे। ठीक है। और सुधावर्षण के कौन थे? श्याम सुंदर। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द खर का पर्यायवाची है? आपको खर का पर्यायवाची बताना है। ये रहे आपके चारों ऑप्शन। पहला है गधा, दूसरा रावण, तीसरा मूर्ख और चौथा कुंठित। तो खर का पर्यायवाची शब्द इनमें से कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, खर यानी कि क्या होता है? गधा। ठीक है। और खर के अगर मैं अन्य पर्यायवाची बताऊं तो कौन कौन से हो जाएंगे? एक तो होता है धूसर। ठीक है। एक तो होता है धूसर, एक होता है राशव जो कि पूछा भी जाता है, राशव। और एक और होता है जो अधिकतर पूछा जाता है, वो है आपका गर्धव। ठीक है। गर्धव। आपको इन्हें याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द अथ का विलोम है? आपको अथ का क्या बताना है? विलोम। और ये भी इसमें बहुत कंफ्यूज हो जाए बच्चे, इसका भी होगा। अथ का क्या होता है? इसमें से ऑप्शन नंबर इति होता है। अथ का क्या होता है? इति। आपको ये याद रखना है, अधिकतर पूछा जाता है। ठीक है। अथ का होता है इति। और अर्थ का क्या होता है? अर्थ का होता है अनर्थ। अर्थ का क्या हो जाता है? अनर्थ। ठीक है। और ऐसे ही अंत, अंत का क्या हो जाएगा? आदि। अंत के लिए हम कौन सा यूज करते हैं? आदि। अत के लिए तो इति, अंत के लिए आदि, और अध्याय के लिए क्या करते हैं? ऊपरी। ऊपरी। ये आपको याद रखना है। ठीक है। अर्थ के लिए अनर्थ, अध के लिए ऊपरी, और अंत के लिए आदि। ठीक है। और अथ का क्या होता है? अथ का आपका होता है इति। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वात्सल्य रस का सम्राट किस कवि को कहा जाता है? किसका? वात्सल्य रस का। सूरदास, तुलसीदास, बिहारी या फिर नंददास। तो कौन है आपके वात्सल्य रस के? वात्सल्य रस के हैं आपके सूरदास जी। ठीक है। आपको इसे याद रखना है। सूरदास जी ने अपने काव्य में श्री कृष्ण की बाल लीलाओं के साथ ही माता यशोदा की वात्सल्य रूपी प्रेम का अद्भुत वर्णन किया है, इसीलिए इसको क्या नाम रखा गया था? वात्सल्य रस। सूरसागर, सूरावली, साहित्य लहरी आदि किसकी हैं? सूरदास जी की प्रसिद्ध क्या है? रचनाएं। कौन कौन सी? एक तो सूरसागर, बोल कर ही बता देती हूँ, सूरसागर, सूरसारावली और साहित्य लहरी। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस वाक्य में कर्मवाच्य नहीं है? चार वाक्य दिए हैं, जैसे उससे खाना नहीं खाया गया, दूसरा छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई, तीसरा दोषी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, चौथा बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। तो चार ऑप्शन में से कौन सा है जिसमें कर्मवाच्य नहीं है? तो कौन सा हो जाएगा? बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। कोई कर्म थोड़ी नहीं है, तो कर्मवाच्य नहीं है, यानी कि बालक खिलखिलाकर हंस रहा था। इसमें क्या है? कर्मवाच्य की जगह कौन सा है? इसमें है आपका कर्मवाच्य की जगह कृतवाच्य। ठीक है। कृतवाच्य। खिलखिलाकर हंस रहा है यानी कि क्या कर रहा है? कृतवाच्य। और कर्मवाच्य कौन कौन से? उसने खाना खाया नहीं खाया है, छात्र द्वारा पुस्तक पढ़ी गई है, और दूसरी व्यक्ति द्वारा क्षमा याचना की गई, यानी कि उन्होंने अपना कर्म किया है। लेकिन खिलखिलाकर हंस रहा है, इसमें कोई कर्म थोड़ी नहीं किया, तो ये क्या हो जाएगा? कृतवाच्य हो जाएगा। ठीक है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। दोपहर के बाद का समय इस वाक्यांश के लिए, यानी कि दोपहर के बाद का जो समय होता है उसके लिए हम क्या यूज करते हैं? वो होता है हमारा पूर्वाह्न होता है, मध्याह्न होता है, अपराह्न होता है या फिर व्याह्न होता है। तो किसके? दोपहर के बाद का समय। तो दोपहर के बाद का समय आपका कौन सा होता है? अपराह्न, यानी कि ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी। ठीक है। और यदि दोपहर के पहले का समय पूछे तो वो होता है पूर्वाह्न। ठीक है। दोपहर के पूर्व यानी कि पहले, पूर्व का समय। ठीक है। तो आपका क्या हो जाएगा? पूर्वाह्न हो जाएगा। और यदि दोपहर का समय पूछे तो वो मध्याह्न होता है। ठीक है। ये होता है आपका दोपहर का समय। दोपहर का समय।
ठीक है। दोपहर के बाद का पूछे तो अपराह्न, दोपहर से पहले का पूछे तो पूर्वाह्न, और दोपहर को पूछे तो वो कौन सा होता है, मध्याह्न। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कबीर की उलटबासियों में कौन सा रस प्रमुख है। जो कबीर की उलटबासियां हैं उनमें कौन सा उसका प्रमुख रस है। तो आपको बताना है, पहला ऑप्शन है विभत्स रस, दूसरा है अद्भुत रस, तीसरा है करुण रस, चौथा है शांत रस। तो उसमें कौन सा है कबीर की उलटबासियों में, वो है आपका अद्भुत रस। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाली, ये किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। जैसे कमल मोती पानी में उत्पन्न होने वाले किस शब्द के अनेकार्थी शब्द हैं। इंद्रधनुष के, जलद के, जलज के, या फिर पयोधर के। तो ये किसके होते हैं, जलज के होते हैं। ठीक है, अनेकार्थी शब्द किसके हैं, ये जलज के हैं। आपको इसे याद रखना है। फिर चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है हिंदी साहित्य का आदिकाल का लेखक, हिंदी साहित्य के आदिकाल का लेखक कौन है। ठीक है, नंद दुलारे वाजपेयी जी हैं, या फिर हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं, या फिर रामचंद्र शुक्ल हैं, और चौथे हैं रामस्वरूप चतुर्वेदी। और ये भी पूछा जाता है कि हिंदी साहित्य के आदिकाल के लेखक कौन है। तो कौन सा हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, यानी कि हजारी प्रसाद द्विवेदी। अधिकतर क्वेश्चन पूछा जाता है हिंदी साहित्य का आदिकाल का लेखक कौन है, हजारी प्रसाद द्विवेदी हैं। ठीक है, हिंदी साहित्य की भूमिका, हिंदी साहित्य उद्भव और विकास, इनकी क्या है, अन्य रचनाएं हैं। कौन कौन सी, एक तो हिंदी साहित्य की भूमिका, एक हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास। ठीक है, और जबकि आधुनिक हिंदी साहित्य में नंद दुलारी वाजपेयी का तथा हिंदी साहित्य का इतिहास आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है। ठीक है, हिंदी साहित्य का इतिहास, ये तो आदिकाल हो गया, हिंदी साहित्य का इतिहास किसका है, रामचंद्र शुक्ल जी का है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वे आम के पेड़ हैं, इस वाक्य में अधोरेखित शब्द के सर्वनाम का प्रकार लिखें। कौन से में, वे आम के पेड़ हैं, ये एक निश्चयवाचक सर्वनाम है या फिर निजवाचक है, वे, ये वे ऐसे करके। तो वे किसका है, निजवाचक का है, प्रश्नवाचक का है, या फिर संबंधवाचक का है। तो कौन सा हो जाएगा ऑप्शन नंबर आपका ए, यानी कि वे आम के पेड़, यानी कि हम श्योर है कि वो आम के ही पेड़ हैं। तो कौन सा हो जाएगा, निश्चयवाचक सर्वनाम। ठीक है, जैसे यह किताब मेरी है, वह रामू की कलम है, तो ये सभी किस में आ जाते हैं, निश्चयवाचक सर्वनाम में। ठीक है, अनिश्चय में कौन आया है, क्या लाया है, तो हमें क्या पता क्या लेकर आया है, तो अनिश्चय है। ठीक है, यह किसकी कार है, अनिश्चय है, हमें नहीं पता क्योंकि हम उसमें विरोध उत्पन्न कर रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जाकी प्रिय ने राम वैदे ताजे ताहि कोटि वैरी समझदपि परम सनेही। जाकी प्रिय ने राम वैदे ताजे ताहि कोटि वैरे समझदपि परम सनेही। यह किसकी प्रसिद्ध उक्ति है, तुलसीदास जी की, नामदेव की, कबीर की, या फिर सूरदास की। तो ये किसकी है, तुलसीदास जी की। ये आपको याद रखनी है, किसकी है, तुलसीदास जी की। और तुलसीदास जी क्या थे, तुलसीदास जी राम भक्ति शाखा के प्रमुख कवि थे। किसके थे, राम भक्ति शाखा के, राम भक्ति शाखा, राम भक्ति शाखा के क्या थे, प्रसिद्ध कवि थे। ठीक है, प्रमुख यानी कि। और रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्नावली, इनकी क्या है, प्रसिद्ध रचनाएं। कौन कौन सी, रामचरितमानस किसकी है, तुलसीदास जी की, रामचरितमानस, गीतावली, कवितावली और रामाज्ञा प्रश्नावली। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है तरल का विलोम शब्द है। तरल का क्या बताना है आपको, विलोम शब्द। पहला है सरल, दूसरा है ठोस, तीसरा है तीक्ष्ण, और चौथा क्या है, जटिल। तो तरल का क्या होता है, तरल पदार्थ, और उसका अपोजिट क्या हो जाएगा, ठोस पदार्थ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी। तरल का होता है ठोस, और सरल का क्या होता है, सरल का होता है आपका जटिल, ये वाला जटिल या कठिन। जटिल होगा या फिर कठिन होगा। और तीक्ष्ण का क्या होता है, तीक्ष्ण का आपका होता है कुंद। ठीक है, तीक्ष्ण का क्या होता है, कुंद। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हिंदुस्तानी भाषा का रूप क्या है, दक्षिणी हिंदी, संस्कृत निष्ठ, या फिर ब्रज अवधि का मिश्रित रूप, या फिर हिंदी उर्दू मिश्रित। तो इसमें से कौन सा होता है आपका
ऑप्शन नंबर डी, यानी कि हिंदुस्तानी में क्या है, हिंदू और उर्दू मिक्स है। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। वर्तमान काल में हिंदुस्तान में आम बोलचाल की भाषा हिंदुस्तानी भाषा कही गई है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। ठीक है, आपको स्त्रीलिंग बताना है, जैसे स्पर्श, लेख, दुख या गरिमा। तो कौन सा हो जाएगा इसमें से, ऑप्शन नंबर डी। कभी कभी हम स्त्रीलिंग और पुल्लिंग की कैसे पता लगाते हैं, जैसे हम उसमें सेंटेंस को रख कर देखते हैं। ठीक है, लेख लिखा जाता है, लिखी जाती है, तो लेख लिखा जाता है। स्पर्श किया जाता है या की जाती है, तो स्पर्श किया जाता है, यानी कि स्त्रीलिंग पुल्लिंग हो जाएगा। और दुख, दुख को व्यतीत किया जाता है, ना कि व्यतीत की जाती है। तो ऐसे करके हम सेंटेंस में रख कर देखते हैं ये स्त्रीलिंग होगा या फिर पुल्लिंग होगा। तो कौन सा हो जाएगा आपका, गरिमा, या फिर अच्छा स्पर्श या अच्छी स्पर्श, आप अच्छा भी लगा कर देख सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा शब्द तद्भव नहीं है। ठीक है, तत्सम तो हो लेकिन तद्भव ना हो, यानी कि संस्कृत से उसका उद्भव ना हो। तो कसौटी, काठ, कार्य या कहानी, तो कौन सा हो जाएगा जिसका शब्द तद्भव नहीं है, तो वो आपका कौन सा होगा, ऑप्शन नंबर सी, यानी कि कार्य। ठीक है, कसौटी का तत्सम क्या होता है, कसपटिका। कसौटी का क्या होता है, कसपटिका। काठ का क्या होता है, कास्ट। और कहानी का क्या होता है, कथानिका। ठीक है, कहानी का कथानिका, काठ का होता है कास्ट, और कसौटी का क्या होता है, कसपट्टिका। तो इसलिए कौन सा हो जाएगा, कार्य। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। और कार्य में तद्भव अगर हम इसका निकालें तो क्या होता है, कार्य का होता है काज, आपने सुना भी होगा। अब आ जाओ नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस शब्द में उपसर्ग नहीं है। उपसर्ग और प्रत्यय, उपसर्ग कहाँ पर लगते हैं, शब्द के आगे प्रयोग किए जाते हैं, और प्रत्यय कहाँ पर लगते हैं, पीछे लगते हैं, यानी कि बाद में शब्द के। ये जैसे विरासत, व्यापार, वीक्षक और विकल, तो इसमें उपसर्ग नहीं है। कौन सा, विरासत, व्यापार, वीक्षक और विकल, इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। विरासत शब्द में उपसर्ग का प्रयोग नहीं हुआ है, जबकि व्यापार में, वीक्षक में और विकल में किसका प्रयोग हुआ है, वी उपसर्ग का प्रयोग हुआ है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। केदारनाथ अग्रवाल को किस कृति पर साहित्य अकादमी पुरस्कार प्राप्त हुआ था। अपूर्वा, फूल नहीं रंग बोलते हैं, गुल मेहंदी या फिर नींद के बादल। तो किस कृति पर क्या मिला था, साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। तो किस पर मिला था, वो थी आपकी अपूर्वा, यानी कि अपूर्वा। ठीक है, और कब मिला था, 1986 में, यानी कि 1986 में मिला था। और इनकी अन्य रचनाएं कौन कौन सी हैं, एक तो गुल मेहंदी यही वाली है, एक है पंख और पतवार, और एक है आग का आईना, और एक है नींद के बादल। लेकिन ये सारी इन्हीं की हैं, लेकिन साहित्य अकादमी पुरस्कार किसके लिए मिला था उनको, अपूर्वा के लिए मिला था। आपको इसे याद रखना है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। निम्न में से सर्वनाम शब्द कौन सा है, आपको क्या बताना है, सर्वनाम जो संज्ञा की जगह पर प्रयुक्त किए जाते हैं, जैसे रोग, कौन, नींद या सफाई। तो इसमें से कौन सा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सर्वनाम की जगह पर। जैसे कि वहाँ वह नाच रहा है, हमें पता है कि वह नाच रहा है, लेकिन आपसे कोई पूछेगा, क्या पूछेगा, कौन नाच रहा है, कौन। तो ये क्या हुआ, संज्ञा की जगह पर हम उसका कौन शब्द यूज कर रहे हैं, तो वो किस में आ जाएगा, सर्वनाम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पूर्वी हिंदी का विकास इनमें से किस अपभ्रंश से हुआ है। जो पूर्वी हिंदी है उसका विकास किस अपभ्रंश से हुआ है, मागधी से हुआ है, ब्राचड़ से हुआ है, अर्धमागधी से हुआ है या फिर खस से हुआ है। तो पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। ये भी आपको याद रखना है, किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। किसका, पूर्वी हिंदी का विकास किससे हुआ है, अर्धमागधी अपभ्रंश से। ठीक है, और अपभ्रंश के कितने वेद होते हैं, अपभ्रंश के आपके होते हैं 7। कितने वेद होते हैं, 7 वेद होते हैं। कौन कौन से, सौरसैनी, पैसाची, ब्राचड़, खस, महाराष्ट्री, मागधी और अर्धमागधी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राम सेव खाता है इस वाक्य में क्रिया का कौन सा प्रकार है। राम सेव खाता है तो कौन सी है, पूर्वकालिक क्रिया, सकर्मक क्रिया, अकर्मक क्रिया या फिर अनेकार्थक क्रिया। तो राम सेव खाता है, तो इसमें कौन सी क्रिया हो जाएगी, यानी कि वह खा रहा है। तो खाता है में, यानी कि सकर्मक क्रिया, यानी कि खुद से खा रहा है, यानी कि कर्म के साथ खा रहा है। ठीक है,
ऐसी क्रियाएं जिनमें क्रिया का परिणाम कहाँ पर पड़ता है, कर्म पर पड़ता है। ठीक है, यानी कि जिस क्रिया के साथ कर्म होता है तो वो कौन सी होती है, सकर्मक क्रिया होती है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सारंग ले सारंग चली कई सारंग की ऊट, सारंग झिनो पाई के सारंग गई कई चोट, में कौन सा अलंकार है। यमक होगा, सलेस होगा, उत्प्रेक्षा होगा या फिर रूपक होगा। तो इसमें कौन सा हो जाएगा, सारंग ले सारंग चली सारंग की ऊट, सारंग झीने पाई के सारंग गई कई चोट। तो कौन सा हो जाएगा इसमें, ऑप्शन नंबर ए यानी कि यमक का कौन सा हो जाएगा, यमक अलंकार, यानी कि जहाँ पर एक शब्द की दो या दो से अधिक बार क्या हो, आवृत्ति हो या फिर उसमें भिन्नता पाई जाए तो वहाँ पर कौन सा अलंकार होता है, यमक अलंकार होता है। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द उदार का विलोम है। किसका विलोम है, उदार का। ऑप्शन ए है नम्र, बी है कोमल, सी है कठोर और डी क्या है, पुरुष। तो इसका क्या हो जाएगा, कठोर, यानी कि उदार हृदय वाला और एक कठोर हृदय वाला। तो ऑप्शन कौन सा हो जाएगा, कठोर। ठीक है, उदार का होता है कठोर, नम्र का क्या होता है, नम्र का होता है धृष्ट, नम्र का क्या होता है, धृष्ट। ठीक है, और कोमल का क्या होगा, यानी कि कोमल पुरुष, पुरुष का स्त्री, कोमल हृदय यानी कि कठोर हृदय, और कोमल का वैसे जो यूज करते हैं तो वो एक पुरुष पुरुष के में आ जाएगा विलोम में। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। अनुच्छेद को पढ़कर दिए गए विकल्पों के सही जवाब चुनें। जैसे भारत जैसे देश के लिए सहकारिता की पद्धति को अपनाना विशेष रूप से आवश्यक है। इसका कारण यह है कि भारत में छोटे किसानों तथा व्यापारियों की संख्या ही अधिक है। सहकारिता के आधार पर संगठन किया जा सकता है। सहकारिता के सिद्धांतों की इन विशेषताओं को दृष्टि में रखकर ही हमारी पंचवर्षीय योजनाओं में सहकारिता को बहुत फिटनेस। पहला है, योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का अधिकाधिक उपयोग किया जाना चाहिए। किसमें किया जाना चाहिए, सबसे अधिक उपयोग विज्ञान और प्रौद्योगिकी में। दूसरा है अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में। तीसरा है कृषकों की दशा सुधारने में, या फिर चौथा है योजना के विभिन्न क्षेत्रों में। तो हमें कहाँ पर सहकारिता का सबसे ज़्यादा उपयोग करना चाहिए, वो है आपका अर्थव्यवस्था के क्षेत्रों में, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, डी, यानी कि योजना आयोग के अनुसार सहकारिता का आधिकारिक उपयोग अर्थव्यवस्था के विभिन्न क्षेत्रों में किया जाना चाहिए। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, सहकारिता का मुख्य उद्देश्य है। सहकारिता का मुख्य उद्देश्य क्या है, पंचवर्षीय योजनाओं को सफल बनाना, या छोटे कृषकों और व्यापारियों को आर्थिक स्तर को उठाना, या फिर निर्धनों की शक्तियों को एकजुट करना, या धन का सामान वितरण करना। तो सहकारिता का मुख्य उद्देश्य कौन सा होता है, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को क्या करना, उठाना। ठीक है, छोटे कृषकों और व्यापारियों के आर्थिक स्तर को उठाना। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। नेक्स्ट है हमारा, सहकारिता निर्धन किसानों को का उधार यानी कि उद्धार कर सकती है। कैसे, उन्हें कृषि संबंधी सुविधाएं दिलाकर, उनकी शक्तियों से अवगत होकर, या फिर उनकी वास्तविक दशा का परिचय देकर, या उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनके आर्थिक स्तर का विकास करके। तो कैसे निर्धन किसानों का उद्धार कर सकती है, ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, उन्हें एक सूत्र में पिरोकर तथा उनका आर्थिक स्तर विकसित करके। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंगम का आपको क्या बताना है, विलोम शब्द बताना है। किसका, जंगम का। अधिकतर सभी को पता होगा जंगम का क्या होता है, स्थावर, यानी कि ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, सी। ठीक है, चेतन का क्या होता है, चेतन का होता है जड़। चेतन का ये भी अधिकतर पूछा जाता है, याद रखना, चेतन का होता है जड़। और चेतन के बाद शुकर, शुकर का क्या होता है, शुक्र यानी कि दुष्कर। ठीक है, दुष्कर। और अगम का क्या हो जाएगा, सुगम। अगम का क्या होता है, सुगम। मैं हाथ से लिख रही हूँ इसलिए थोड़ा ऐसा आ रहा है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। जंगम का स्थावर। निम्नलिखित में से कौन सा शब्द स्त्रीलिंग है। मैंने वो ही बताया था, मेरी आय या मेरा आय, मेरा विवाद या मेरी विवाद, मेरा सार या मेरी सार,
और मेरा रूप, तो मेरा रूप, मेरा सार और मेरा विवाद, तो कहाँ पर आ जाएगा? ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मेरी आय। तो मेरा मेरी लगा लो, अच्छा लगा लो, जो आपको ठीक लगे। सेंटेंस के अंदर इसे रख के देख लो, तो जिससे भी आपको लगे कि हाँ ये स्त्रीलिंग है, तो वो ही आपका स्त्रीलिंग होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। इसका निर्वाची मन द्वार खड़े दरवेश, ये यहाँ पर क्या हो गई है? थोड़ी सी मिस्टेक हो गई है, इसे हम हटाते हैं। ठीक है, यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका? यहाँ पर आएगा यहाँ पर आपका आएगा, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, यानी कि आप, इसे छोटा करती हूँ, रुको। यहाँ पर क्या आ जाएगा इसकी जगह? आप मियाँ जी मांगते, आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, द्वार खड़े दरवेश। तो इस लोकोक्ति का आपको क्या बताना है? सही अर्थ बताना है। तो अब देखेंगे ऑप्शन, मांगने में शर्म न करना, या फिर किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ होना, या सीखी मारना, या फिर भीख मांग कर भी दान देने वाला। तो आप मियाँ जी मांगते द्वार खड़े दरवेश, कौन सा हो जाएगा? किसी निर्धन के घर भिखारियों की भीड़ का होना। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? बी। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार, में कौन सा छंद है? तोटक, भरवय, वंशथय, या फिर रोला। अवधि शिला का उस पर था गुरुभार, तिल तिल काट रही थी दृगजल धार, तो कौन सा छंद है इसमें? तोटक, भरवय, या फिर वंशस्थ, या फिर रूला। तो ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी, यानी कि भरवय। ठीक है, उस पंक्ति में वर्व्य छंद का उदाहरण है। वर्व्य छंद किसका है? अर्धमात्रिक छंद है, इसके अंतर्गत आता है। किसके अंतर्गत आता है वर्व्य? आपका आता है अर्धमागधी, यानी कि अर्धमात्रिक। ठीक है, किसके अंतर्गत आता है? ये अर्धमात्रिक छंद के अंतर्गत। चलते हैं, और इसमें क्या क्या होते हैं? इसके प्रथम और तृतीय चरण में, प्रथम में, एक बार यहाँ पर लिख देती हूँ, प्रथम में और तृतीय चरण में कितनी कितनी मात्राएं होती हैं? 12। और द्वितीय और चौथे चरण में कितनी होती हैं? 7 मात्राएं। इसी के साथ हमारा ये सेट कंप्लीट होता है। उम्मीद करती हूँ आपको ये सेट पसंद आया होगा, और मेरे इस पढ़ाने के तरीकों को भी आप पसंद कर रहे होंगे। तो आप इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, और मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें। और अगर आपको वीडियो अच्छी लगती है तो इसे लाइक भी करें, और साथ में अपनी कमेंट, यानी कि कमेंट में अपनी राय भी दें। थैंक यू, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो के साथ।